तो स्वागत है एक बार फिर से वन एमईएफसी पर। 14 दिन के लंबे ब्रेक के बाद ईपीएल वापस आ रही है, या फिर ये कहूँ प्रीमियर लीग वापस आ रही है। और इसी बीच बहुत सारी घटनाएं हो गई, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूनाइटेड के साथ कुछ बुरा भी हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ। और इसी बीच एक क्लब जो कि 14 साल से लड़ाई लड़ रहा था हक की अपने, उसको वो हक कहीं ना कहीं कुछ हद तक मिल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूकासल की, क्योंकि न्यूकासल को बेचा जा चुका है। माइक एशली न्यूकासल क्लब को बेच के जा चुका है। और बेचा किसको भाई साहब? बेचा है सऊदी को। मतलब 326 बिलियन, 326 बिलियन डॉलर की संपत्ति है भाई साहब। मतलब पागल कर देने वाला पैसा। प्रीमियर लीग फैंस की गांड फटी हुई है। और यूनाइटेड फैंस के बहुत सारे ग्रुप्स में मैं एडेड हूँ, उसमें यही बातें चल रही हैं कि क्या यूनाइटेड अब टॉप 4 रख पाएगा अपना। क्योंकि जब पिछली बार ईपीएल में इतना पैसा आया था तब हमने देखा था चेल्सी का जो राइज था। उसके बाद जब दोबारा प्रीमियर लीग में पैसा आया तब हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी ने किस तरह से सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी शुरू की और कंपटीशन बढ़ा दिया प्रीमियर लीग का। अब क्योंकि उससे भी ज़्यादा पैसा आ चुका है न्यूकासल के पास, और उनके पास तो अपना खुद का लॉयल फैन बेस है, तो अब कैसे प्रीमियर लीग की जो कहानी अभी तक हमने रची थी वो अब आगे कैसे लिखी जाएगी, और उसमें कितना बड़ा रोल यूनाइटेड की सक्सेस का होगा, और यूनाइटेड किस तरह से वापस उस मुकाम पर पहुंच सकता है जहां वो रहना डिज़र्व करता है। क्योंकि भाई साहब 25 साल तक हमने प्रीमियर लीग पे रूल किया और पिछले 8 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब 20 साल हमने प्रीमियर लीग पे रूल किया टोटल, इन 25 हमने लीग पे डोमिनेट किया और इंग्लिश फुटबॉल को डोमिनेट किया। बट कोई नहीं, हर एक अच्छी चीज़ का अंत आता है, लेकिन साथ ही साथ हर एक बुरी चीज़ का भी अंत आता है। और उसी तरह अंत आया माइक एशली के रेन का एज न्यूकासल ओनर। और यूनाइटेड फैंस कुछ हद तक उस सिनेरियो से रिलेट कर पाएंगे खुद को, क्योंकि हम भी कुछ ऐसा ही फेस कर रहे हैं पिछले 17 साल से, और हम ट्राई कर रहे हैं कि ग्लेजर्स को कैसे ना कैसे करके क्लब से निकाला जाए। बट बात वहीं आकर रुकती है कि यूनाइटेड कोई ऐसा वैसा क्लब नहीं है जिसको किसी के भी हाथों में रखना चाहूँगा, खासकर ऐसे लोगों के हाथों जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। खुश हूँ न्यूकासल फैंस के लिए, बट ज़्यादा खुश हूँ कि हम उस रास्ते नहीं गए और हमने एक ऐसा ओनर नहीं चुना अपने क्लब के लिए जो कि हमारे क्लब की जो इमेज है उसको टार्निश करता। पैसा बहुत है नो डाउट, बट साथ ही साथ वो जो एथिक्स जो क्लब से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते। अब इस बीच में मार्कस रेशफोर्ड की वापसी हुई है। उसने ब्लैकबर्न रोवर्स के अगेंस्ट मैच भी खेला, 2 गोल स्कोर भी किए, पूरे 90 मिनट्स खेले और वो फुल ट्रेनिंग में वापस आ चुका है। हैरी मैग्वायर भी लाइट ट्रेनिंग में वापस आ चुका है। बट नेशंस लीग के फाइनल में राफेल वरान गॉट इंजर्ड और 43 मिनट्स पर उसको सब्स्टिट्यूट होना पड़ा। ग्रोइन इंजरी है, वो यूनाइटेड वापस आ रहा है, मैनचेस्टर लैंड कर चुका है। अब उसकी जो इंजरी है उस पर वर्क किया जाएगा, देखा जाएगा कितनी सीवियर है। बट एक बात तो पक्की है कि 16 तारीख के मैच के लिए राफेल वरान इज कम्प्लीटली आउट। अब हैरी मैग्वायर इंजर्ड है, राफेल वरान इंजर्ड है, आपके पास 3 सेंटर बैक बचे हुए हैं जिसमें से एक है विक्टर लिंडलॉफ, एरिक बाई और फिल जोन्स। ये 3 सेंटर बैक आपके ऑप्शन है फॉर द गेम अगेंस्ट लेस्टर। और लेस्टर का रिकॉर्ड अगर मैं पिछले 5 गेम्स की बात करूं तो इतना कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 गेम जीता है, 2 ड्रॉ खेले हैं और वो 2 गेम हार गए हैं। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो लेस्टर इस वक्त 13वें पायदान पर है और उनका जो गोल डिफरेंस है वो है -3 और पॉइंट्स हैं 8। तो इतना कुछ खासा परफॉर्मेंस रहा नहीं है लेस्टर का अभी तक। बट यूनाइटेड का एक काम रहा है शुरू से कि वो ऐसी टीम्स को कॉन्फिडेंस देते हैं जो कि अच्छे रन में नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम एवर्टन की बात करें, वो एस्टन विला से खेल कर आए थे, 3-0 हारे थे, हमने उनको ड्रॉ करके ले जाने का मौका दिया ओल्ड ट्रैफर्ड पर। बट यूनाइटेड का जो रिकॉर्ड है अवे टर्फ पर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो पिछले अपने 29 गेम्स में 19 गेम्स जीते हैं, 10 गेम्स हारे हैं, और लॉन्गेस्ट अनबीटन रन है अभी तक प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, इंग्लिश टॉप फ्लाइट हिस्ट्री में, कि कोई टीम अवे टर्फ पर 29 गेम्स अनबीटन गई है।
और ये रिकॉर्ड हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर मैं चांसेस क्रिएशन की बात करूं तो ब्रूनो अभी नंबर 1 पोजीशन पे है प्रीमियर लीग में, जिसने 24 चांसेस क्रिएट किए हैं। असिस्ट के मामले में पॉल पॉगबा नंबर 1 पर है, जिसने 7 असिस्ट किए हैं। सेट प्लेस से चांसेस क्रिएशन में लूक शॉ नंबर 1 पर है, जिसने 11 चांसेस क्रिएट किए हैं सेट प्लेस से। इतना सब कुछ जब हो रहा है टीम में, तो फिर इतना घबराने वाली बात क्यों है? क्यों हम अभी भी ये साबित नहीं कर पाए हैं कि यूनाइटेड वो टीम है जो इस साल टाइटल जीत सकती है? तो बात सिर्फ एक जगह आकर रुक जाती है कि हमें अपना बेस्ट 11 नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि हमारा जब फ्रंट फोर स्ट्रांग है, हमारा बैक फोर स्ट्रांग है, तो हमें मिडफील्ड कैसे सेटअप करनी है, हमें क्या पिवट में खिलाना चाहिए कि हम ट्रांजिशन फेज में बॉल जल्दी से जल्दी मूव कर पाएँ। और जब हम विद पोजीशन खेल रहे हैं तो हम साइडवेज पास करने के सिवाय हम आगे फ्रंट प्रोग्रेसिव पासिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता आया हूँ कि अगर आप उस मिडफील्ड में फ्रेड और मैकटोमिने को रख दोगे तो वहाँ चीज़ें खराब होनी तय हैं। बात ये यहाँ आकर रुक जाती है कि फ्रेड ना तो प्रोग्रेसिव पासिंग में अच्छा है, ना अब इंटरसेप्शन की बात मैं करूँ तो स्टेट्स के बेसिस पे फ्रेड ने अच्छा बॉल रिकवरी रेट दिखाया है, इंटरसेप्शन अच्छे हैं फ्रेड के, बट क्या वो जो रिकवरी रेट है वो उसके नंबर ऑफ रिकवरीज के कंपैरिजन में जस्टिफाई करता है उस चीज़ को? नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स जब भी हमने काउंटर फेस किया है तो उसमें पोजीशन लूज करने वाला मेजॉरिटी टाइम्स बंदा एक ही रहा है, और वो रहा है फ्रेड रॉड्रिगेज। तो ये जब चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो, क्योंकि साउथ अमेरिकन्स जो अब ट्रेवल करके आएंगे उनको 5 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्रेड लेस्टर का गेम मिस करेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्कॉट मैकटोमिने के पास, जो कि अभी 93rd मिनट विनर मार के आ रहा है स्कॉटलैंड के लिए, और वो एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है टीम में वापस। साथ ही साथ पॉगबा जो कि नेशन लीग्स के फाइनल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है वापस। तो हमारे पास 2 हाई कॉन्फिडेंस वाले प्लेयर आ रहे हैं जो कि अभी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। साथ ही साथ ब्रूनो, सबको पता है भाई परफॉर्मेंस उसकी कभी डाउन होती नहीं है, और होती भी है तो वो उन परफॉर्मेंसेस में भी कोई 1-2 ऐसे मोमेंट्स प्रोड्यूस कर देता है जहां पूरा गेम चेंज हो जाता है। साथ ही साथ आपके पास जॉनी वेंडबीक है जो कि फ्रेश है बिल्कुल, क्योंकि आपने उसको यूज़ ही नहीं किया है। मैटिच है जो कि इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाता नहीं है क्योंकि उसने रिटायरमेंट ले लिया नेशनल फुटबॉल से। तो आपके पास मिडफील्ड में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। हाँ, फ्रंट 9 पोजीशन पर रोनाल्डो, और सिर्फ मैं अगर बात करूं जो जिसको हमने नंबर 9 जर्सी दे रखे तो वो सिर्फ एंथनी मार्शल है। बाकी राइट विंग पर जेडन सेंचो आ रहा है वापस, 2 असिस्ट किए हैं एंडोरा के अगेंस्ट। तो अच्छा कॉन्फिडेंस सारे ही प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। बस एक कमी जो है अब वो है सेंटर बैक एरिया में, क्योंकि हमारे 2 मेन सेंटर बैक इंजर्ड हैं, और अब हमें काम चलाना पड़ेगा हमारे सेकंड बेस्ट सेंटर बैक से या थर्ड बेस्ट सेंटर बैक से। तो लेस्टर की टीम अभी अगर करंट रन ऑफ फॉर्म की बात मैं करूँ तो इतना कुछ खास कर नहीं रही है, बट लेस्टर एक ऐसा क्लब है ब्रेंडन रॉजर्स के अंडर जो कि कभी भी परफॉर्मेंस अप कर सकता है, जैसे उन्होंने FA कप फाइनल में किया था अगेंस्ट चेल्सी, क्योंकि सबको लग रहा था कि चेल्सी जीतेगी, बट लेस्टर ने वो लेवल अप किया अपना और अगेंस्ट दी ऑड्स उन्होंने वो फाइनल जीता। और ये हमेशा होता है यूनाइटेड के साथ कि जब भी उनके चांसेस हाई सबने प्रेडिक्ट किए हैं, उन्होंने हमेशा अपना चांस स्पॉइल किया है, जो दूसरी टीम है उसको पॉइंट्स दिए हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभी लिवरपूल से खेलोगे लेस्टर के बाद, उससे पहले हाँ आप एटलांटा से खेलोगे UCL में, लेकिन प्रीमियर लीग में आप अपने सबसे बड़े राइवल के साथ खेलने जा रहे हो लेस्टर वाले गेम के बाद, तो आप कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है लेके जाना चाहोगे, और उसके लिए आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको पूरे 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और इस लेस्टर साइड के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बर्नली ने 2-2 ड्रॉ खेला है, क्रिस्टल पैलेस ने 2-2 ड्रॉ खेला है और कमबैक किया है। दे वेंट डाउन और फिर उन्होंने कमबैक मारा है। विल्फर्ड एंडिटी के चांसेस अभी पता नहीं है क्या नहीं है। लास्ट मैच में उन्होंने 4-4-2 की फॉर्मेशन ट्राई की थी, जो कि उनके लिए कुछ हद तक काम कर गई। उनके टॉप स्कोरर की बात करूँ मैं तो जेमी वार्डी ने, उनके जो 9 गोल स्कोर हुए हैं उसमें से 6 गोल जेमी वार्डी ने स्कोर किए हैं। तो दिखाता है कि अगर आप जेमी वार्डी को रोक लोगे तो लेस्टर का आधा गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके नेक्स्ट टॉप स्कोरर हैं ऑलब्राइटन 1 गोल के साथ, इहेनाचो 1 गोल के साथ। मेडिसन ने इतना कुछ खासा क्रिएट किया नहीं है। तो लेस्टर की टीम अभी बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म में है, और यूनाइटेड दूसरी तरफ एक
गेम पिक करना चाहेगी उससे, इस एक इम्पॉर्टेंट मैच से पहले, जहां उन्होंने अपना लेवल अप करना ही करना पड़ेगा अगेंस्ट लिवरपूल एट ओल्ड ट्रैफर्ड, क्योंकि उसके बाद वो स्पर्स से खेलेंगे, उसके बाद वो सिटी से खेलेंगे प्रीमियर लीग में। तो 3 बड़े गेम्स हैं लेस्टर गेम के बाद इन प्रीमियर लीग। तो कोई भी एक ऐसा क्लब जो टाइटल चेस कर रहा है, जिसके पास बहुत अच्छा स्क्वाड है, वो एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस देना चाहेगा लेस्टर जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि अभी ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। और आप अगर इस टाइम पर उनको नहीं दबाओगे तो आप फिर आने वाले गेम्स में अच्छा परफॉर्म कर लोगे, लेवल बेस्ट दे पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं परसेप्शन की बात करता हूं तो मैच डे पर आप कर सकते हो, नो डाउट, बट परसेप्शन जो है वो यही है कि आप अगर ऑल्टरनेट गेम वीक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और ऑल्टरनेट गेम वीक्स हग रहे हो फील्ड पर, तो आप टाइटल कंटेंडर्स नहीं बन सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए। और कंसिस्टेंसी अगर किसी एक फील्ड में है हमारे पास, तो वो है कंसिस्टेंटली फकअप करने में, जो कि हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यूनाइटेड का जो लास्ट 5 गेम का रिकॉर्ड रहा है वो है 3 विन, 1 ड्रॉ और 1 लॉस, जो कि लॉस जो आई थी वो बहुत अनफेयर थी, ड्रॉ होना चाहिए था, क्योंकि वो जो गोल स्कोर किया था वो था ऑफ साइड गोल, बट चलो ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मैं बात करूं तो यूनाइटेड ने 43 शॉट्स लिए हैं ऑन टारगेट, कंपैरिजन में लेस्टर के केवल 23 शॉट्स ऑन टारगेट हैं। यूनाइटेड ने 13 नहीं 14 बिग चांसेस मिस किए हैं, लेस्टर ने 13 बिग चांसेस मिस किए हैं। तो ये दिखाता है साफ साफ कि ऐसा नहीं है, नो सॉरी, लेस्टर ने 3 बिग चांसेस मिस किए हैं। मैं थोड़ा सा सिटी के फेज में चला गया, इट्स लेस्टर सिटी नॉट मैनचेस्टर सिटी। तो यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा कि हमें जो चांसेस मिल रहे हैं वो हमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि लेस्टर लो ब्लॉक टीम है, काउंटर पर खेलती है, और जब हम विद पोजीशन खेलते तो हम उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो हमें ये बात मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि हम एक ऐसे क्लब के अगेंस्ट खेलेंगे जो पीछे बैठेगा, जो प्रॉपर काउंटर पे खेलेगा, और काउंटर पे खेलने के लिए उनके पास 2 ऐसे फ्रंट 2 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा पेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत डायरेक्ट हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ जेमी वार्डी और इनाचो की। और अगर हमें 3 पॉइंट्स लेके जाने हैं तो हमें चांस क्रिएशन के साथ साथ अपना कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव करना पड़ेगा, सप्लाई टू रोनाल्डो इंप्रूव करनी पड़ेगी, सेल्फिशनेस थोड़ी गेम से निकालनी पड़ेगी। और इसीलिए मेरी प्रेडिक्टेड 11 जो रहेगी लेस्टर गेम के लिए वो रहेगी, अगर वरान फिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं चांस देना चाहूँगा बाई लिंडलॉफ को। लेफ्ट बैक पर ऑब्वियस सी बात है लूक शॉ खेलेगा, राइट बैक पर एरन वैन बिसाका खेलेगा। डेहिया अभी ड्रॉप करने का कोई सेंस बनता नहीं, डेहिया को खेलना ही खेलना बनता है। उसके बाद मिडफील्ड में आई वुड लाइक टू सी पॉल पॉगबा एंड नमेनिया मैटिच रेदर देन वॉचिंग पॉल पॉगबा एंड स्कॉट मैकटोमिने, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन हमने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वूल्स के अगेंस्ट खिलाया था, और वूल्स के अगेंस्ट हमें नॉट वूल्स के अगेंस्ट, बट हमने वो कॉम्बिनेशन न्यूकासल के अगेंस्ट खिलाया था, और न्यूकासल के अगेंस्ट थोड़ा बहुत हमें स्ट्रगल करना पड़ा था। और साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं कि मुझे आगे फ्रंट 4 में कौन देखना चाहिए, तो मुझे ब्रूनो सैंचो राइट विंग पे, रोनाल्डो सेंटर फॉरवर्ड, और मार्कस रैशफोर्ड। प्लीज़ भैया आ जाओ, अब बहुत दिन हो गए देखे हुए एक फुली फिट मार्कस रैशफोर्ड को, क्योंकि एक फुली फिट मार्कस रैशफोर्ड जो करेगा फील्ड पर वो देखने लायक होगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि यूनाइटेड विद मार्कस रैशफोर्ड, रोनाल्डो एंड जेडन सैंचो कैसा खेलेगी विद ब्रूनो एज देयर नंबर 10। तो बहुत ही अच्छा गेम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड की साइड से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉगबा अभी नेशंस लीग जीत कर आ रहा है, स्कॉट मैकटोमिने अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, जेडन सैंचो अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, रोनाल्डो एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहा है कतार के अगेंस्ट, दो ही जस्ट प्लेड 45 मिनट्स बट उसमें भी उसने गोल स्कोर किया। डिएगो डेलोट ने असिस्ट रजिस्टर किया रोनाल्डो का गोल, और उसके साथ ही साथ लूक शॉ, लिंडलॉफ स्वीडन के साथ अभी था, कैप्टन है वो टीम का, ऑब्वियस सी बात है वो कैप्टन का जो एक्सपीरियंस है वो लेकर आ रहा है। एरिक बाई एज वेल। डेहिया के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि उसको फाइनल में मौका नहीं मिला, यूनाई सिमोन को खेलने का मौका मिला, जो कि स्पेन ने वो नेशन लीग का फाइनल बॉटल कर दिया, क्योंकि वो 1-0 की लीड में थे, उन्होंने 2 गोल बाद में कंसीड किए। सेकंड गोल कॉन्ट्रोवर्शियल था, हाँ था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो गोल मेरे ख्याल में स्टोर नहीं करना चाहिए था, वो ऑफसाइड था। अब चाहे फीफा चाहे जो कहे, यूएफए चाहे जो कहे, बट वो मेरे मायने में गोल स्टोर नहीं करना चाहिए था। एरन बिसाका क्योंकि इंग्लैंड के लिए खेलता नहीं है, क्योंकि साउथगेट उसको पिक नहीं करता है, तो अच्छा खासा उसको ब्रेक मिला अपना अब खुद को रिवाइटलाइज करने का, और एक फ्रेश 11 हमें चाहिए है अगेंस्ट लेस्टर, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट्स ड्रॉप करना
अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि हम टाइटल जीते, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने 1MEFC को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि ये है भाई साहब यूनाइटेड दिल से। यहाँ बातें होती हैं, प्रोफेशनली भी, बकचोदी भी होती है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स और पोस्ट मैच रिएक्शंस मैं कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अगर कंटेंट पसंद करते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड फैंस, स्पेशली इंडियन यूनाइटेड फैंस के साथ शेयर करने का ट्राई करिए। बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलेंगे इसी चैनल पर। आई होप लेस्टर गेम के बाद मैं यहाँ रेंट करने ना बैठा हूँ, मैं सेलिब्रेट करने बैठा हूँ, और वो सेलिब्रेशन की वजह मुझे जेडन सैंचो, रोनाल्डो, रैशफोर्ड और ब्रूनो, बाकी सभी ने, भले ही हमारा राफेल वरान और मैग्वायर नहीं खेलेंगे इस गेम में, बट मैं 3 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।